क्या करता है, दूध में जो पड़ा तो वो क्रिया करेगा, कौन, जोरन, वो सूक्ष्म जीव हो गया। क्योंकि दही में जो है क्या है भाई, सूक्ष्म जीव। क्योंकि देखो दही को अगर माइक्रोस्कोप के, ये सब तो पहले पढ़ा है भाई, 7वां 8वां की बात है, ये सब माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर उसको देखा जाता है तो खद खद पिलुआ इतने बड़का बड़का करित रहे। दही में पिल्ली होता है इतना बड़ा बड़ा, आ रोटी में लक जय हो। बात समझ में आया, रोटी में लक अब यही मरल के अभी अगर पेट में तो पिलुआ सब कुदकत होते हैं ना, अब यही दही चूरा मार दल के। तो दही में क्या होता है, जब माइक्रोस्कोप से देखना तब एकदम तुमको ऐसे नहीं जैसे नाली में पिलुआ सब रहे ना, तेना देखा तो दही में पिलुआ सब। तो एक बात समझ लेना, ये पिल्लू आपके फायदा के लिए होता है, ये सब चीज सारा पढ़ाए हैं। अगर माइक्रोस्कोप से अगर यहां देखेगा ना बाबू, तो यहां भी खद खद पिलुआ करेगा, पूरा शरीर में पिलुआ है, लेकिन वो पिलुआ हानिकारक नहीं होता है बल्कि लाभदायक होता है। वो पिल्लू नहीं रहेगा शरीर में तो जय हो। तो बात समझ में, किण्वन क्या है भाई, तो हम कह सकते हैं अपने मन से, किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, लिख देगा। अब बहुत बार किण्वन की क्रिया पूछा भी गया है, इसको कई तरीका से इसका डिफिनेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि दूध से दही बनना, दूध धीरे धीरे अगर जोरन उसमें डाल देते तो दही बन जाता है। जैसे गन्ना से धीरे धीरे पिसाता है पिसाता है पिसाता है, वो जूस बन जाता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। हाँ, आगे कोलोन के कितने भाग होते हैं, कौन कौन, कोलोन के कितने भाग होते हैं, कौन कौन। देखिए कोलोन 3 भागों में विभक्त मतलब बटा होता है। कोलोन क्या होता है, 3 भागों में विभक्त होता है, बटा होता है। एक तो हो गया क्या, उपारी गामी कोलोन, उपारी गामी कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन कोलन और अधोगामी कोलोन। नोट, मनुष्य की बड़ी आंत को कोलोन तथा मलाशय में बटी होती है। मनुष्य की जो बड़ी आंत जानता है ना, आहार नाल का भाग का नाम कौन सा बताएगा, करो। मेन सबसे ऊपरा भाग, जो ऊपरी वाला भाग होगा वो क्या होगा, मुखगुहा। भोजन का पचना कहां से शुरू होता है, मुखगुहा से। अब भोजन पूर्ण रूप से कहां पचता है, छोटी आंत में। ऑब्जेक्टिव में बहुते बार पूछा है ये दोनों क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन पूछे ही जाएगा कहीं आप लोगों को कि भोजन का पचना कहां से शुरू होता है, मुखगुहा से। अब भोजन कहां जाकर के पूर्ण रूप से पच जाता है, तो छोटी आंत में। बैठ जाओ, ठीक है। तो आगे आमाशय की क्या, आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाला गैस्ट्रिक रस का नाम बताए। आमाशय अभी पढ़े ना भाई कि बड़ी आंत क्या होता है, कोलन और आमाशय में बटा होता है, मलाशय में बटा होता है। आमाशय की देखिए गैस्ट्रिक ग्रंथि से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस का नाम बताए, तो क्या क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या, पेप्सिनोजेन, दूसरा क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज, दूसरा क्या है, तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, पेप्सिनोजेन हो गया और गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया। तो 3 गो का नाम रहेगा, याद रखेगा, ये सब लिखवे करना।
ये सब नाम अगर लिख दिया ना तुम, तो समझो कि बच्चा पढ़ा है ढंग से। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग, मतलब कहने का क्या हुआ कि मछली, मच्छर, केंचुआ सांस जो लेता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? कृष्णा खड़ा हो, अहा कथी से श्वास ले छी? नाक से। मुंह से। आ खाई कथी छी? नाक से। खाई छी। हाँ ठीक है, बैसो। देखो, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम बताए। तो कुछ मच्छर जो है ना ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? बहुते बार पूछा है परीक्षा में। मनुष्य, मच्छर जो है भाई किसके द्वारा श्वसन करता है? तो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? और मछली जो है, मछली वो गिल्स के द्वारा, गिल्स कहे तो गलफरे के द्वारा। किसके द्वारा? जैसे मछली को फुलाते रहता है, फुपोर फुपोर पानी में फुलाता है ना, वो गलफरों के द्वारा क्या करता है? श्वास लेता है। ठीक है। केंचुआ त्वचा से, केंचुआ किससे? और मनुष्य जो है सो फेफड़ा से। किस से? कदी से? आप नाक नहीं कहबा है। चलिए आगे। याद हुआ ये सब? एक नंबर में भी पूछ लेगा ये सब। श्वसन किसको कहते हैं? क्या कहत? श्वास श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन की क्रिया द्वारा कौन सा गैस बाहर निकलता है? कैसे? श्वसन की क्रिया कौन बढ़िया से बताएगा? सब पढ़ाए हुए हैं, सब पढ़ा दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, पीछे भी पढ़ाए हैं ये सब चीज। बैठो। श्वसन किसे कहते हैं भाई? तो यह महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? श्वसन महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है। जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सामान्य O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है और CO2 गैस बाहर निकल जाता है। मतलब कि श्वसन किसको कहते हैं? इसको कई प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखो, यह महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? एक प्रकार का क्रिया है, अभिक्रिया है। कैसा? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया। यह किसके? सामान्य O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के द्वारा हमें ऊर्जा मिलता है। हम श्वास क्यों लेते हैं? ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा बना रहे, एनर्जी बना रहे। जैसे अगर किसी को नाक दबा दो, मुंह दबा दो, सब कुछ दबा दो, तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो जितना ऊर्जा रहना चाहिए, ऊर्जा क्या हो जाएगा? खत्म। आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो मर जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए क्या किया जाता है कि श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और उस ऊर्जा के द्वारा CO2 गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो यही कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या हुआ जी? ऑक्सीजन क्या हुआ? लिया, ऑक्सीजन लिया और उसमें अंदर में क्रिया करके हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, उसके साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ब्रिक के कार्य को बतावे। ब्रिक के, तो ब्रिक का कार्य तो शायद ऊपर लिखा भी दिए थे, इसी टाइप का बात लिखल होगा यहां भी। ब्रिक कुछ इस प्रकार है जो यह नाइट्रोजनी पदार्थ को क्या करता है? बाहर निकालता है या शरीर
में जल को की मात्रा को संतुलन बना के रखता है, जल की मात्रा को क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। यह शरीर में अम्ल तथा क्षार की मात्रा पर भी नियंत्रण करता है, मतलब संतुलन बनाता है। तो लिख देना, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उसका नाम बताओ, काम बताओ। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उसका नाम बताओ और काम बताओ। तो देखिए बाबू, देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो इसका जो है कुछ प्रकार है, इस प्रकार है। कर्तनक, क्या कर्तनक, पहला जो दांत समझते हैं हम, क्या समझते हैं, कर्तनक, कर्तनक नाम है। तो कर्तनक से ही याद कर लेना है कि इसका काम क्या होगा। तो यह भोजन को काटता है। कर्तनक का मतलब काटना, कर्तनक का मतलब क्या हुआ, काटना। जैसे भोजन को हम शुरू में ऐसे काटते हैं, कुछ भी काटते हैं, जैसे सेब खाया, काटे ना भाई, तो दांत अब काटा के रहे तो कहता मुंह में आता वाला दांत पर नहीं रखा है अंदर में, काटा कर दो, इससे काटते हैं हम लोग। तो दांत से हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो कौन दांत से, कट्टा वाला से, कट्टा वाला से, कर्तनक से, कटना, कर्तनक। तो बात समझ में आया। तो कर्तनक से क्या करते हैं, यह भोजन को काटने में, जैसे रोटी डाले कि रोटी काटा करो तो सबसे अंदर लो जाए पहले चौवाला पर, नहीं ना, भेदक, क्या भोजन को क्या करता है, भेदना, मतलब फाड़ना, भेदना मतलब, जैसे भेदना कहेगा तो भेदना का मतलब क्या होता है, छेद करना, भेदना, ठीक है। तो यह भोजन फाड़ता है, फाड़ना ही एक प्रकार का क्या हुआ, भेदन, ठीक है। तो भोजन को क्या करता है, भेदक दंत जो होता है वह भोजन को क्या करता है। अब अग्र चर्वनक, अग्र चर्वनक, यह भोजन को चबाता है, यह भोजन को क्या करता है, अग्र चर्वनक क्या होता है, भोजन को चबाता है। जैसे शुरू में क्या किया हम, काटे, फाड़े, उसके बाद क्या होता है, चबाए, उसके बाद क्या करे, अगला, अगला क्या है, चर्वनक, चर्वनक, यह भोजन को चबाता भी है, पीसता भी है, अंदर में जाकर के क्या करता है, चबाता भी है और पीसता भी है। तो अंदर देखो, चबाने और पीसने का काम किसका है, चबाने पीसने का काम किसका है, चर्वनक का। लेकिन अग्र चर्वनक, देखो अग्र का मतलब क्या, अगला वाला जो है, चर्वनक जो है ना, खाली चबबे है, चबबे है। बात समझ में आ रहा है। अगला वाला जो चर्वनक होता है वो दांत क्या करता है, केवल चबाता है, अग्र वाला चर्वनक। लेकिन चर्वनक जो होता है चबाता भी है और बढ़िया से वह पीसता भी है। तो सबका काम समझ में आ गया, नाम समझ में आ गया। आइए आज खड़ा हो, चारों का नाम बताओ। जय हो राम, जय जय। कीर्तन कर रहा है पगला, था कीर्तन तो हम लोगों में यही होता है। अग्र चर्वनक, अग्र चर्वनक और चर्वनक। केवल चर्वनक रहेगा तो चबाना पीसना दोनों, अग्र चर्वनक रहेगा तो, भेदक रहेगा तो, कर्तनक रहेगा तो समझ में आ गया, लिख देना बेटो। पंकज समझ में आया, समझ में आया, कदी खड़ा हो, कहो ना। हाँ, कर्तनक के काम की है, हाँ, किसको, हाँ, और दांतों तांतों काट सो क्या वो, हाँ, हाँ,
हाँ, चले आगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब आसान है। के पाचन में लार की भूमिका। लार बुझे छे? सब पूछ लेलक। लार बुझे ने केकरा कहे से? कृष्णा खड़ा हो। लार केकरा कहे? लार मुंह के अंदर पानी अब है तो लार कहे ओकरा? जैसे इमली देख ले केकरो खाए तब मुंह में पानी आबि गेलै तो लार भ गेलै। कुछ हो ओकरा लार कहता है? लार अलग हुए आ लेर अलग हुए। लार बहुत अच्छा चीज है, तो बात समझ में आ? लार जो होता है ना बहुत अच्छा चीज है। लार बहुत बढ़िया चीज है, शरीर के लिए सबसे अच्छा चीज है लार। ठीक है, बैठो। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार एक पाचक रस है। रस रस लार जो है कथी है? रस जका रस। जैसे लेर चूना मतलब लार चूना। रस होता है, वो क्या होता है? जो 3 जोर लार ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी 3 जोरे लार ग्रंथि से वह क्या होता है? स्रावित होता है। अतः लार की भूमिका जो है ना इस प्रकार है। लार क्या क्या करता है देखते हैं आप। यह भोजन को चिकना एवं मुलायम बनाता है। यह भोजन को क्या करता है? चिकना, एकदम चिकन बनाएगा और उस क्या करेगा? मुलायम बना देगा भोजन को। अब जाकर के वो अंदर जाता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, यह भोजन को मुलायम बनाता है, यह भोजन को पचने में मदद करता है। कौन? लार। इसमें टाइलिन एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च कहे तो मंड का पाचन करके माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में क्या होता है? जैसे गाय बैल भैंस सबको देखता होगा, खाने के बाद जब खा लेता है तो वो क्या करता है पता है? अच्छा कभी एक बात सुनो, बताते हैं हम तुमको, एक चीज बताते हैं। आज 7वां की बातें हैं, तुम लोग नहीं पढ़ा है, बानर है। ठीक है, ठीक है। देखो यहां क्या होता है, जैसे मान लो कि ई जो हो गया एक प्रकार से क्या हो गया भाई? गाय बैल भैंस का पेट। पेट जानता है कि नहीं जानता है? कृष्णा देखो, मार करो, आगे चलो, आगे चलो। तो कथी लक ओतक कथा, ओतक कथा। हाँ, पंकज कहता है वो। पंकज आओ भाई। एकरा मैंने सट फिर चलो ध्यान दो। यह भोजन को चिकना एवं मुलायम बनाता है। यह भोजन अच्छा ये सब हो गया ना? अच्छा फिर समझो, चलिए ना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो वही ना, देखो यह भोजन को चिकना एवं मुलायम बनाता है, यह भोजन को पचने में मदद करता है, और इसमें टाइलिन एंजाइम होता है जो क्या करता है? स्टार्च
का पाचन करके माल्टोज में बद स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में। अब देखो एक बात, तुम कभी भी गाय बैल भैंस को देखता होगा खाने के लिए, खाने वक्त में देखता होगा, तो अगर मान लो कि यहाँ ये मुंह जो रहता है, यहाँ अगर घास पात कुछ रखल है, ठीक है, तो देखना ई धाए 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 खेने जात घास के। सुनो ना बतो छी, तुरंत जहां से खेने जात अंदर धेने जात, वो आई में अमाशय में जमा कॉले है, समझ बात को। उसके बाद देखना वो पहले खत्म कर लेगा, इसमें जितना भरना होगा अंदर पेट में ठूस लेगा। पहले वो पहले क्या करता है, पहले अमाशय में क्या करता है, गाय बैल भैंस सब अंदर में, बकरी सब क्या करता है, पहले अमाशय में ठूस लेता है अंदर में। अब वो ठूस करके तब देखना जब अब हमरा भरल जाए भर गया, अब इतने पहले खत्म करी छी, तब देखना वो घास छोड़ देगा उतना या खत्म कर लेगा। उसके बाद देखना कि 4 घंटा तक करते रहता है ना। तो वो क्या करता पता है, अमाशय में पहले उसको घास भूसा इत्यादि कुट्टी फुट्टी जो कुछ भी दिया ना, वो पहले यहां जमा करता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो जमा करते जाता है। तब वो क्या करता है, जब सोचता है कि अब हमरा फुल हो गया अंदर में, तब वो फिर इसको ले जाता है। तब देखना पाउच कर करके जो है सो इसको क्लियर करता है। बात समझ में आयल, पता था इस बात, ऐसा क्रिया करता है वो। पहले क्या करता है, उसके बाद जमा करके तब जो है पाउच अंदर में करते रहता है। देखना गाय बैल भैंस को तो देखना कि जब घास भूसा अंदर दे, उसके 4 घंटा 5 घंटा तक ओकर मुंह चलते रहे है, चलता रहता है। नहीं देखा है कभी कि नहीं। तब देखना कि एकदम पाउच इतने केलक जे लेर पोटा इत्यादि वगैरह सब एकदम जय हो ना मतलब होते रहता है। तो बात समझ में आया। तो वो लार निकलता है, वो क्या निकलता है, लार निकलता है। देखो लार जो होता है ना, वो भोजन को पचाने में बहुत काम करता है, ऊर्जा प्रदान करता है सो भी, ठीक है। लार इसलिए कहा जाता है कि सुबह में उठो, 1 लोटा पानी पी लो, जितने मुंह में लार सब है सब खा जाओ। अरे हूं कथी, कौन दोसर के कहलक खाला, अपन वाला खाओ ना। रे अपन वाला तो खा ने भाई, में कथी है। मायर बड़ लगत, जब बात समझ में आया। तो पानी जो है पीता है तो क्या करता है, गलगला करके पी लो, जितना लार रहता है वो सब अंदर, वो मेन चीज है, वो तुम्हारा सबसे अच्छा चीज है वो, ठीक है। चलो आगे भाई चले। अब अगला क्वेश्चन क्या भाई, अमीबा का भोजन क्या है। हाँ नहीं अमीबा में भोजन है। अमीबा जो जैसे खड़ा हो, अहाँ के भोजन की है। रोटी दाल चावल पापड़ धनौरी आम ताम न अनार सेब संतरा अंगूर दही चूड़ा रोटी सब्जी, मतलब ये सब अहाँ के कथी है, बकरी बकरा। अच्छा नहीं खाई तब नहीं भेल, ठीक है। मतलब ये सब क्या है भाई, भोज। तो ऐसे ही अमीबा जो है ना, अमीबा क्या खाता है, उसका भोजन क्या है। अमीबा का भोजन शैवाल है। क्या है, जीवाणु है। क्या है, शैवाल है, जीवाणु है, डाइटम है। क्या है, और एक कोशिकीय कुछ जीव सब, और एक कोशिकीय और मृत कार्बनिक छोटा छोटा टुकड़ा इत्यादि सब क्या है, अमीबा का भोजन। अमीबा का भोजन क्या है, शैवाल है, और क्या है, जीवाणु है, और क्या है तो डाइटम है, एक कोशिकीय जीव है, और मृत कार्बनिक का छोटा छोटा टुकड़ा सब अमीबा खाता है। यह सब चीज क्या है, उसका भोजन।
तो समझ में आ गया अमीबा। अब कहेगा कि अमीबा, लिखा भी होगा शायद, अमीबा में भोजन अंतर ग्रहण को बतावे। अमीबा में जो भोजन, अमीबा जो है ना, अमीबा क्या है, छोटा छोटा जीव जंतु है ना भाई, ठीक है। तो अमीबा भोजन अंतर ग्रहण को बतावे। जो अमीबा भोजन, जो अंतर ग्रहण का मतलब अंदर कैसे लेता है, तो ये तो बताए थे किस क्रिया के द्वारा, तो कुटपाद क्रिया बनाकर, कुटपाद बना करके अंदर ग्रहण कर। इसमें अमीबा जब भोजन के निकट होता है तो वह भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण कर लेता है। कुटपाद जैसे देखो यहां क्या भाई भोजन है, आई क्या है अमीबा है। अभी क्या करेगा, जो इसका शरीर ऐसे है तो ये क्या करेगा, इसे फैलाएगा। इसको क्या करेगा भाई, फैलाएगा। अब इसको फैलाने का मतलब क्या हुआ कि इसको कुछ ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, कुटपाद बनाएगा। ऐसे करना क्या बोलते हैं उसको, कुटपाद, ठीक है। तो कुटपाद का निर्माण करके भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है। बात समझ में आया, भोजन को क्या कर लेता है, अंदर ग्रहण कर लेता है। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो भोजन जो है अमीबा किसके द्वारा ग्रहण करता है, कुटपाद के द्वारा। तो लिख नहीं देगा, अमीबा वाला बात आएगा, इसमें से जो याद रहे तुम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन के अनुरक्षण के लिए किस प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, जीवन के अनुरक्षण के लिए किस प्रक्रम, जीवन के अनुरक्षण, जीवन चलते रहने के लिए क्या सब कुछ मुख्य प्रक्रिया होता है बाबू, वो तुमको करना ही पड़ेगा। और नहीं करेगा तो कतो ऊपर, खराब भी करते कि ऊपर। देखो जीवन की अनुरक्षण लिए किस प्रक्रमों की आवश्यकता बाबू, पोषण, पोषण, पोषण की आवश्यकता, मतलब इसकी आवश्यकता है सबको। केकरो जेकरा कह देवे तोरा से नहीं मतलब है, जो ए हमरा बिना तोरा बनबे नहीं कर तू, जब तक तोरा पोषण नहीं है तो तब तक जाओ। बात समझ में आया ना। तो एगो ज्ञान तो तुम समझ लो भाई, हथियार भ गए वहां के कि दुनिया में जेतेक भी जीव जंतु है ना, वो पोषण बिना नहीं रह सके है। नाम बड़ी सुंदर है इसका, बहुत सुंदर आकर्षक नाम है, ठीक है। ठीक है, क्या है ते लोग देखे वो बगले में रहे है, और ज्यादा रहे आवश्यकता, ठीक है। देखो श्वसन क्या, पोषण भाई ने है। अब ओकर शोषण नाम नहीं रखने चाहिए, करे को पोषण श्वसन जब हो जाते तो और मजा आ जाते, ठीक है, ठीक है। अच्छे होते तो ओकर नाम धो दीजिए परिवहन, ठीक है। पूरा दुनिया ही के परिवार में ना है, नहीं नाम अच्छा है भाई, ठीक है। पोषण, श्वसन और परिवहन, ठीक है, और उत्सर्जन। बाबू कोई भी जीव जंतु है ना, पोषण के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, श्वसन के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, परिवहन के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। अब परिवहन, पोषण तो समझ में आया, पोषण मतलब खाना पीना जो खाते हैं पोसाते हैं, तो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। पोषण मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं, श्वसन मतलब जो श्वास लेते हैं। परिवहन क्या होता है, तो परिवहन क्या होता है, जो धड़कन धक धक करता है, तो पंप के द्वारा क्या होता है, पीछे पढ़ाए थे अभी पढ़ाए हैं। तो जब जो धक धक करता है तो पंप के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड फैलता है। दूसरा नंबर, अब भोजन तुम मुंह में रखा कहीं कंठ में लगल तो जय हो, तो परिवहन का मतलब क्या होता है, भोजन हर जगह शरीर में जाएगा ना, हर जगह, तबे ना। तो परिवहन का मतलब क्या होता है,
एक जगह से दूसरे जगह, जैसे फन्ना परिवहन, बस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? परिवहन का मतलब क्या हुआ? एक जगह उठाना दूसरे जगह छोड़ना, फिर वहां से उठाना वहां ले जाना, वहां से वहां ले जाना। तो इसे भोजन हम लोग कुछ भी करते हैं तो पूरे शरीर में नहीं जाएगा। अगर तुमको ब्लड चढ़ाया, अब ब्लड खाली आती जब फूल जय हो, फैलना चाहिए ना भाई, पूरे शरीर में क्या होना चाहिए? फैलना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम? परिवहन। तो ये भी होना जरूरी है। दूसरा, उत्सर्जन। भात, दाल, पापड़, दनौरी इत्यादि वगैरह जब ठुसलिए पेट में, तो फिर उसमें जितना क्रिया होगा होगा होगा, और नहीं होगा तो फिर सुबह में जय हो। फिर सुबह में होगा ना भाई, नहीं तो बस जय हो जाएगा, मर जाएगा। सुबह में निकला तो निकला, और नहीं निकलेगा तो बात समझ नहीं तो भाई कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है, पोषण होना जरूरी है, श्वसन होना, परिवहन भी होना। आई तो समझ जा रहा बात? मतलब होना, पसेना कनी देर के लिए निकलते तो कोनो बात नहीं, लेकिन मूत्र वो जो मल मूत्र है वो अगर 2 दिन तो चलो, तो बात समझ में आया? आगे चले, आगे चले। आहार नाल के मुख्य भाग का नाम बताओ तो। आहार नाल के मुख्य भाग के नाम बताओ तो। तभी बताए थे मुख गुहा। आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन है? मुख गुहा। ग्रसनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो बात समझ में आया? समझ में आ गया? चले, ये तो आसान बात है ना भाई। चलिए आगे चलते हम लोग। कायम क्या है? कायम क्या है? कायम क्या है? जब अमाशय में भोजन ले की तरह हो जाता है तो उसे कायम कहते हैं। लार जब क्या होता है? अमाशय में, लार तो मुंह में लो तो लार, बात समझ में आया? अहाँ विद्यार्थी आ घरे जेबे तो मम्मी पापा के लिए बेटा, अपना भाई बहन के लिए कथी? भाई। बात समझ में आया? दोस्त के लिए तो दोस्त, आ कोनो और आदमी के लिए दुश्मनो। बात समझ में आया? एक आदमी का बहुत जगह रोल हो जाता है। बात समझ में आया है? एक आदमी जता जता जना जना जाए ओकर रोल चेंज होते रहे, नहीं तो आदमी पागल हो जाते। हम कहले ए विद्यार्थी इधर आ, कोई आदमी तो ए बेटा इधर आ। कोई आदमी होते तो कहते हो भैया इधर आ, ना है। कोई होते तो दोस्त आ। एक आदमी देखे पागल है, रे भाई एकर कितने नाम है। तो कहता है रे भाई एकर कितने नाम है ना? चलो, तो कायम समझ में आ गया? कायम क्या है भाई? तो जब अमाशय में भोजन ले की तरह हो जाता है ना, अमाशय में, लेकिन अमाशय में भोजन ले की तरह बन जाता है, ले बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कायम कहते हैं। दंत अस्थि क्षय किसे कहते हैं? दंत अस्थि क्षय मतलब दांत में होने वाला बीमारी, रोग। तो बात समझ में आया? दांत में तो जब कि न जीवाणु के कारण, क्या जीवाणु के कारण दांतों में छिद्र हो जाता है। जीवाणु के कारण क्या होता है? दांत में
छिद्र हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई? दंत अस्थि क्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं दंत अस्थि क्षय किसको बोलते हैं? क्षय का मतलब क्या होता है? रोग, एक प्रकार का। तो दंत वाला रोग, दंत अस्थि क्षय किसको बोलेंगे भाई? तो जब जीवाणु के कारण, क्या, जब जीवाणु के कारण दांतों में छेद फेद सब, कूड़ा कचरा सब एकदम, है ना, छेद छेद कर देता है उसको, दांत को। ठीक है, अगर रहता है ऐसा तो क्या हो जाएगा? उसको समझो दंत अस्थि क्षय कहते हैं। बात समझ में आया? छोटी आंत के 3 भाग का नाम बताओ तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटी आंत के जो 3 भाग का जो नाम, छोटी आंत जो बटा होता है ना भाई, वह क्या होता है? देखो, ग्रहणी, देखो पहला कुछ इस प्रकार है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। भोजन का क्रिया कहां पूर्ण होता है? भूल जाए। अब भोजन की क्रिया कहां से शुरू होता है? कहां होता है पूर्ण? तमाशे में कथी हुए? देखो यहां इलियम में, इलियम जो होता है ना, इलियम, इस इलियम में ही छोटी आंत की क्या होता है? छोटी आंत में जो भोजन का क्रिया हम बोलते हैं ना पूर्ण होना, वो छोटी आंत के किस भाग में? तो इलियम में होता है। समझ में आया? अब छोटी आंत के किस भाग में भोजन की क्रिया पूर्ण होती है? तो इलियम में होती है। समझ में आ गया? आगे, मनुष्य के मुख गुहा के 3 जोड़ी लार ग्रंथि के नाम बता। मनुष्य के मुख गुहा के 3 जोड़ी लार ग्रंथि का नाम बताए। जैसे पहला क्या? सब में डी बुलर लार ग्रंथि, सब लिंगु अल लार ग्रंथि, और पेरोटिड लार ग्रंथि। टिड। चलिए आगे, सब याद कर लीजिएगा थोड़ा। सीकम क्या है? सीकम क्या है भाई? छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़े पर एक छोटी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। मतलब समझ में आया कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ा, छोटी आंत यानी बड़ी आंत जाकर के छोटी आंत से क्या रहता है? मिला रहता है, जहां खुलता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ी पर एक छोटी सी नली रहता है। उस नली को हम सीकम कहते हैं। उस नली को हम क्या कहते हैं भाई? सीकम कहते हैं। समझ में आया? नोट, सीकम के शीर्ष पर अपेंडिक्स होता है। जैसे अपेंडिक्स का जो रोग हो जाता है, अपेंडिक्स होता है ना, तो अपेंडिक्स में यही समस्या आ जाता है। तब ना कोई अपेंडिक्स भोगा लेकर आता, दर्द इत्यादि वगैरह सब होता रहता है। समझ में आया? हाँ, पेट में बहुते कुछ है। पेट में जो है ना बहुत कुछ है भाई। तो वो जो छोटी आंत बड़ी आंत से जो जुड़ा रहता है, वो जुड़ा जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीकम कहते हैं। जो क्या करता है? सीकम के शीर्ष पर अपेंडिक्स होता है, और यही अपेंडिक्स की समस्या आता है, पेट में दर्द इत्यादि वगैरह सब होता रहता है। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है? अग्नाशय के रस में कौन सा एंजाइम होता है भाई? अग्नाशय के रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो देखिए, ट्रिप्सिन, क्या? ट्रिप्सिन, ये आधा पो और सहर्षी करसी और 9 है ट्रिप्सिन। ठीक है, कुछ अलग नहीं पड़ रहा। ट्रिप्सिन, इमाइलेस, लाइपेस तथा न्यूक्लियस एंजाइम होता है। तो क्या सब होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेस तथा न्यूक्लियस एंजाइम इत्यादि। तो क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेस एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और न्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के आहार नाल के मुख्य भाग का, ये तो बताए थे जी,
अमाशय बताए ना, मुख्य भाग, अब ग्रसनी रिपीट हो गया है। चलिए आगे। हाँ, प्लूरल क्या है? प्लूरल गुहा क्या है? प्लूरल गुहा क्या है? प्लूरल गुहा क्या है? तो प्लूरल गुहा क्या है भाई? तो हृदय के इधर उधर, कति हृदय के इधर उधर अवस्थित गुहा जिसमें फेफड़ा स्थित होता है। हृदय में, जैसे बोलते ना, हृदय में फेफड़ा जुड़ा रहता है। तो इधर उधर अवस्थित मतलब रोही है, अवस्थित मतलब रहना। इधर उधर एक गुहा रहता है, मतलब एक गुहा होता है जिसमें फेफड़ा भी होता है। जिसमें क्या होता है? फेफड़ा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल गुहा। फेफड़ा, प्लूरल गुहा। फेफड़ा किससे जुड़ा है समझो तो। प्लूरल गुहा किसको बोलेंगे? तो फेफड़ा स्थित जो रहता है इधर उधर, मतलब हृदय के इधर उधर गुहा होता है अवस्थित, और उस गुहा में फेफड़ा होता है, तो उस फेफड़ा को हम प्लूरल गुहा कहते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? चलो आगे। श्वास, यह एक अनैच्छिक तथा अंशतः ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक, देखो, एक होता है उच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास को हम क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। आगे हम लोग देखेंगे। यह एक अनैच्छिक तथा अंशतः ऐच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के पश्च भाग, पिछले भाग में होता है तथा यह श्वसन केंद्र के द्वारा होता है। बात समझिए, श्वासोच्छ्वास जो होता है वह क्या? एक अनैच्छिक तथा अंशतः ऐच्छिक, मतलब अनैच्छिक भी है और ऐच्छिक भी है। अच्छे ई हमरा इच्छा नहीं छलिए करऽ के, भ गेलिए, तो एकरा कहे अनैच्छिक। अनैच्छिक के मतलब की भेले? हमरा मन छलै जे हम छीकी, हमरा छिका गेलिए। बात समझ में आयल? तो ओकरा कहे कथी? अनैच्छिक। ओकरा कथी कहे? अनैच्छिक। छीक वगैरह जो होता है इच्छा नहीं होता है, बल्कि कोई भी चीज अचानक जो निकल जाता है उसको बोलते हैं अनैच्छिक। तो श्वासोच्छ्वास जो होता है, जो क्या होता है? एक अनैच्छिक तथा अंशतः कम मात्रा में क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया होती है जिसका नियंत्रण क्या? जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के पश्च भाग में होता है। मस्तिष्क के कहां होता है? पिछले वाले भाग में होता है। ठीक है, तब ना तुरंत आब जाए पिछला वाला भाग, तुरंत अच्छी हो जाए। जब जे देखे तो कभी भी छींक अहाँ के जोर से हो जाता अत जाकर, जैसे जना माइंड हो है ना, कभी कभी जब ज्यादा जोर से जो हो तो पेन नहीं हल्का है या कुछ अलग कंफर्टेबल होते रहे ना, वह अब समझ में आल। कुछ कुछ साइंस यही है, साइंस यही है। तब ना यह सब धीरे 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 पढ़ता है तो वो है ना, हाँ है ना, तो है ना, तो है ना, तो अन्ना के लेल अन्ना, आना भेल हो तो अन्ना है, आना। ठीक है, आ नहीं तो ले तो मुंह में आ पानी धो के घोर जो जय हो। ठीक है, अब जना कहल कि पेट में ये जो इत्यादि वगैरह सब होता है तो क्या होता है छोटे, अब वही सब चेक करके देखेगा। अब देखेगा छोटी आत बड़ी आज की जिससे जुड़ा है वो नली, अब वो नली में तोरा अपेंडिक्स हो गलू रे, जो डॉक्टर समझ जाए। अभी बताए ना अपेंडिक्स क्या होता है, तो वही सब चेक चाक किया, फलाना ठिकाना दिया, कैला दर्द हो भाई। अब चेक चाक किया तो वही सब समस्या हो सकता है। उसको चेक किया, उसमें देखेगा तो बीमारी पकड़ा गया, अब अपेंडिक्स हो गया। समझ में आया? तो उसके आधार पर अपना उसको दवा दे देता है।
हो गया। तो डॉक्टर ऐसे ही ना बनता है भाई, यही सब ना पढ़ाई होता है। आगे क्वेश्चन क्या है भाई? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। ठीक है, उच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास में क्वेश्चन एक आने का चांस है भाई। ठीक है, समजात एवं असमजात अंग क्या है? देखो, समजात और असमजात अंग क्या है? समजात नहीं लग रहा है समान वाली बात, और असमजात मतलब समान नहीं वाली बात। तो देखो समझो, समजात अंग, अंग बुझी छे ना? खड़ा हो। ये हाथ कथी है? शरीर के अंग। कोनो अंग तो तोरा तोड़बो है। ना मतलब कि हाथ, पैर, नाक, मुंह, कुछ है ना। बैठो। समजात अंग वैसा अंग है जो संरचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से तो होता समान है, लेकिन काम उसका अलग अलग। देखो ध्यान दो, समजात अंग किसको बोलेंगे भाई? ए अभिषेक, चलिए समजात एवं असमजात अंग क्या है? समजात अंग वैसा अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से, क्या? संरचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो। क्या हो भाई? समान हो, बराबर हो, लेकिन उसका काम क्या हो? लेकिन काम अलग अलग हो, उसे समजात अंग कहते हैं। मतलब देखो, उत्पत्ति और संरचना, मतलब संरचना का मतलब बनावट, बनावट थोड़ा एक जैसा मिलता रहे, लेकिन काम सबका अलग अलग। जैसे देखो, आदमी का हाथ पैर, खड़ा हो, आ कुत्ता क्या है में तो कोनो कुत्ता छे यहाँ से, कुत्ता के बुझे छे क्यों ऐसे? तो देखो, उसके पास भी दो गो हाथ होता है, दो गो पैर होता है, मतलब चार गो हाथ पैर। आदमियों के पास चार गो हाथ पैर। तो देखो, उसके पास जो चारों रहता है तो उसको चलने के लिए होता है खाली, और जैसे जैसे करता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आदमी के पास जो है पैर, तो पैर केवल दो गो पैर चलने के लिए, आ बाकी सामान सब खाऊ के लेल, अथी सब के लेल, सब काम इत्यादि लिखा लाखा के लेल। तो बात समझ में आया? तो देखो, आदमी और कुत्ता में ले लो, तो कुत्ता का हाथ पैर जैसे नहीं लग रहा, आदमी के हाथ पैर जाका है, ओकरो पांच गो उंगली रहे, आई नहाते नहीं रहे, ओकरो पैर सब रहता है ना जी। लेकिन संरचना और उत्पत्ति समान है दोनों का। कुत्ता का हाथ पैर और आदमी का हाथ पैर समान है, लेकिन काम क्या है? ओकर चारू जे रहे से कथी के लेल? चलो चलबो करे हो पर चलता है भाई, और अपना कुछ कुछ करता है, उसका काम सब अलग अलग होता है। लेकिन आदमी का जो हाथ पैर रहता था, ई दोसर काम करो के लिए पैर आ हाथ दोसर काम करो के लिए, लेकिन ओकर कथी, कोनो हाथ से कोनो, कोनो पैर से कोनो काम कर लेलक। बात समझ में आया? उसको चलना रहेगा तो अगिलका से भी चलेगा, खाना रहेगा पछिलका से भी, है ना, कोई सामान पकड़ेगा, कुछ कर सकता है। लेकिन आदमी के पास जो होता है, तो आदमी क्या होता है? हाथ अलग काम करने के लिए, पैर अलग, तो उसको बोलेंगे हम समजात अंग। उसको क्या बोलेंगे? वैसा अंग जो संरचना मतलब बनावट और उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो, लेकिन काम अलग अलग हो, उसे समजात कहते हैं। अब आगे असमजात में क्या होगा? असमजात में इसका उल्टा, वैसा अंग जो संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से तो अलग अलग हो। जहां यहां पर देखो समान है, वहां क्या हो जाएगा? अलग अलग। और जब यहां पर जो जहां अलग अलग है, यहां समान हो जाएगा, तो असमजात। जैसे तितली का जो पंख, पक्षी का पंख, तितली के और पक्षी के पंख हो अलग अलग। देखा है कभी? पक्षी के जब पैंख हो है आ तितली के जब पैंख हो है, वो अलग हो है, लेकिन काम क्या है? दोनों उड़े के लेल, दोनों दोनों के लेल रहे पंख, अथी कथी कहै छै ओकरा? पैंख।
दोनों कथी के लेल? उड़े के लेल। मतलब काम एक ही होता है लेकिन उसका बनावट, संरचना अलग अलग होता है। बात समझ में आया? तो उसको बोलेंगे असमजात अंग। तो उदाहरण के लिए समझ में आ गया, जैसे तितली एवं पक्षी का पंख। तितली का पंख अलग होता है, पक्षी का पंख अलग होता है, लेकिन काम दोनों उड़े के लिए, दोनों के काम। बात समझ में आया? रंध्र किसे कहते हैं भाई? रंध्र, रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र। चलिए, रंध्र किसे कहते हैं? तो पादप की पत्तियों में पाए जाने वाला छिद्र जिसके द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है उसे रंध्र कहते हैं। मतलब समझो, देखो, पादप कहे तो पेड़ पौधा, पादप कहे तो पेड़ पौधा की पत्तियों में पाए जाने वाला छिद्र, पाए जाने वाला छिद्र जिसके द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम रंध्र कहते हैं। जैसे देखो, एक जैसे मान लो कि यहां पर क्या है? पत्ता है भाई, पत्ता है, क्या है? अब इस पत्ता में क्या होता है पता है? जैसे कि हम क्या बोलते हैं, खाना जो बनाता है पत्ता पर बनाता है, तब पत्ता में क्या पाया जाता है? रंध्र, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? रंध्र। उस रंध्र के द्वारा ही क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो वही ना हुआ गैसों का आदान प्रदान, गैसों का। तो रंध्र क्या होता है? जो पत्ती में पाया जाता है, पेड़ पौधा के पत्ती में पाया जाता है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। लिख सकते हैं। आगे क्या है? एटीपी। क्या है जी? आगे क्या है भाई? एटीपी है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एटीपी का पूरा नाम कहा गया था एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, यह हमारे शरीर की दैनिक क्रिया, क्या? हमारे शरीर के दैनिक क्रिया तथा अन्य श्रमिक क्रिया करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। एटीपी क्या? ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, यह भी हम कह सकते हैं। एटीपी क्या? ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। करो, एटीपी क्या है बताओ? और कुछ? और नहीं कुछ कर लिया? कह दे। और क्या? अरे और क्या बोले भाई? हाँ, क्या? एडिनोस क्या? सिन ट्राइफास्फेट। ठीक है बैठो। यह हमारे शरीर के दैनिक क्रिया, कौन? एटीपी। दैनिक क्रिया, दैनिक कहे तो रोजों का जो जीवन चल रहा है, दिनचर्या, तथा अन्य श्रमिक क्रिया, अन्य श्रमिक क्रिया मेहनती वाले काम के लिए, करने के लिए। श्रमिक क्रिया मतलब क्या? अन्य मेहनत वाला काम इत्यादि करो के लिए ऊर्जा दे है के एटीपी। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहता है। अतः एटीपी को हम जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहता है। तो एटीपी क्या है समझा देगा या पूछ देगा क्या? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट क्या है? तो भुतला नहीं जाना। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण कौन सा बताएगा? ये सब भी पढ़ाए थे। क्या अंतर है? तो स्वपोषी पोषण देखो, स्वपोषी पोषण की ना केवल हरे पौधा में होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है? अन्य तो एक लाल शैवाल आता है, लाल शैवाल, उसमें भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से समझना हमको है हरे पेड़ पौधा में क्या होता है? आज खड़ा हो। स्वपोषी पोषण क्यों? आह में अकेला नहीं हुआ? अरे आहा में अकेला नहीं हुआ?
ए, पेड़ पौधा अपने से भोजन बना लेता है, आ तुम लोग कोढ़ी है, क्या है? कोढ़ी बा। ए, पेड़ पौधा अपने से भोजन बनाता है ना, आश्रय खा लेता है ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ, भगवान ये बेईमान में बेईमानी कर लेलक। कथी ने बनल के? अच्छा, सूरत ने बनल के? सूर्य के प्रकाश ने बनल के अहाँ के पेट में? हाँ, ए बानर के में कहीं सूर्य के प्रकाश में? तुमको सूर्य प्रकाश तुम्हारे लिए भी है? किया नहीं बना सके है, चूल्ही ने है। एक शरीर में चूल्ही फिट करूँ तो अरे क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि उसको भी सूर्य मिलता है, उसको भी पानी मिलता है, उसको जो, हाँ, आहा में कतु क्लोरोफिल नहीं देने हैं। अब समझ में आया क्या? हाँ, बैठो। तो पेड़ पौधा क्या होता है भाई? अपना भोजन स्वयं बनाता है। केवल हरे पेड़ पौधा ही क्या होता है? स्वपोषी होता है। ठीक है, हरे पेड़ पौधा में होता है। स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तक की आवश्यकता होती है, और क्लोरोफिल की आवश्यकता। भाई उसमें तो पेड़ पौधा जब भी है तो ओकरा में तो भंडार है। पेड़ पौधा इसीलिए ना कहे क्योंकि इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। लिख लेना अपना, क्लोरोफिल। ठीक है, आगे क्या है? इस पोषण में भोजन का पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि कौन में? स्वपोषी पोषण में भोजन के पचने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे विषमपोषी में क्या? यह पोषण हरे पेड़ पौधे के अलावा अन्य सभी जीवों में, पेड़ पौधा छोड़कर बाकी सब में होता है। इस पोषण के लिए सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की आवश्यकता नहीं ना होती है। ठीक है, इस पोषण में भोजन की पाचन की क्रिया आवश्यक होती है। तो लिख देगा अंतर। अब देखो, बताए थे पोषण दो प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण कितने प्रकार का? स्वपोषण एक को प्रकार का नहीं, लेकिन परपोषण 3 प्रकार का। परपोषण का ही दूसरा नाम विषमपोषी है, घबराना नहीं। विषमपोषी जो यहां लिखा है ना भाई, इसको परपोषण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो परपोषण होता है विषमपोषी 3 प्रकार का। कौन कौन? मृतजीवी, प्राणी संपोषी और परजीवी। परजीवी किसको बोलते हैं? जो दूसरे प्राणी जीव जंतु के संपर्क में सटल रह करके और भोजन प्राप्त करता रहता है, उसे परजीवी। अमृतजीवी जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन, और प्राणी संपोषी किसे कहते हैं? जो ठोस और तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे आम, चूरा इत्यादि, दूध है ना, खीर, पापड़, दनौड़ी, दाल, चावल। हाँ, इसमें कुछ बात है। यह वसा का क्या क्वेश्चन भाई? हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है या कहां होता? वसा जानता है? वसा, वसा किसको बोलते हैं? जैसे तेल, घी, मक्खन, दाल। कथी दाल? दाल में वसा फैल जाए। वसा का मतलब है तेल पक वाला चीज। वसा मतलब क्या हुआ? तो वो सब किस में होता है? दही में भी होता है वसा। थोड़ा वसा मतलब जैसे घी बनता है किससे? दूध से ना भाई, दूध में तो होता है ना।
तो दूध में जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, इस सब में क्या होता है? बसा। सरसों तरसों जितना जो कुछ भी खाते हैं हम लोग, उस सब में क्या होता है? बसा होता है। ठीक है। अब देखो, जैसे क्या था? पीत रस बसा का पाचन करता है। यही ना कहा हमको कि हमारे शरीर में बसा का पाचन कौन करता है, कैसे करता है? तो पीत रस, देखे थे ना पीत का काम क्या था? भोजन को पचाने में। पीत रस बसा का पाचन करता है और उसके बाद क्षारीय माध्यम में लाइपेज, क्षारीय माध्यम में लाइपेज एंजाइम बसीय अम्ल और गिल्सरॉल, क्या? गिल्सरॉल में बदल देता है और यह बसा का पाचन क्षुद्रांत्र के अलावा अग्रभाग, क्या? आगे वाला भाग, मतलब अग्रभाग में होता है। तो कहने का क्षुद्रांत किसको बोलते हैं? छोटी आंत को। बृहदांत्र किसको बोलते हैं? बड़ी आंत को। सब सतमा आठवां में है ये सब बात, ये सब सतमा में आठवां में है। तो वो सब तो तेते पढ़ लीजिए। याद है? तो पूछे ना। आ करे सतमा वाला सब में से है। क्या नहीं है? चलो, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका? हमारे अमाशय, अमाशय क्या कैसे तो बोले? पेट में जो होता है अमाशय कहाँ होता है? इन्हें कह देवे कान में है हमारा अमाशय। ओकरा में खेला छोटे छे मारे यहाँ के हमारे अमाशय में अम्ल की, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका इस प्रकार है भाई। तो अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। तो देखो, हमारे पेट में ना, हमारे अमाशय में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है। पढ़ाए पीछे भी, हमारे पेट में क्या होता है? हमेशा हाइड्रो, एक नंबर में भी पूछ सकता है, हमारे पेट में हमेशा कौन सा अम्ल बनता रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? बनता रहता है। हमारे पेट में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है। हाँ, वो अगर नॉर्मल अम्ल अगर बनता है तो ठीक है, और ज्यादा जब अम्ल की मात्रा हो जाता है तो नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है। तो अमाशय में अम्ल भोजन की अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाला जो एंजाइम हो उसे पचा सके। तो हुआ ना इसका काम, अम्ल की भूमिका। हमारे अमाशय में जो अम्ल होता है वो क्या करता है? तो अम्ल का काम है कि भोजन को अम्लीय बनाता है। अम्लीय क्यों बनाता है? क्योंकि जठर रस में पाए जाता है एंजाइम, उसे एंजाइम को पचा सके। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है। किस माध्यम से? अम्लीय माध्यम से। तो ये सब काम है। भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ सकता है, इसीलिए अम्ल उसको मारता है, नष्ट करता है। किसके प्रभाव से? अम्ल के प्रभाव से। तो अम्ल काम किया ना कहीं। चलिए आगे, आगे क्या क्वेश्चन है भाई? पाचन एंजाइम का क्या काम है? पाचन एंजाइम का क्या काम है? पाचक एंजाइम उत्प्रेरक की क्रिया द्वारा, क्या? उत्प्रेरक की क्रिया के द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित करके देता है, खंडित कर देता है। मतलब पाचक एंजाइम में
क्या पाचक एंजाइम का क्या काम है? तो पाचक एंजाइम उत्प्रेरक की क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों, जटिल अवयव कहे तो भोजन जिस अवयव से बनता, अवयव किसको बोलते हैं? जैसे चाय बनाए तो चाय का अवयव क्या होगा? दूध, चीनी, चाय पत्ती, जिस चीज से बनाते उसको अवयव कहते हैं उसका, समझा? तो भोजन के जटिल अवयव, भोजन का जो अवयव होता है को सरल भागों में खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, जिसके कारण वह घुलनशील हो जाता है। मतलब जैसे तुम जैसे मान लो कोई चीज खाया, अब कोई चीज क्या खाया? खिचड़ी खाया तो खिचड़ी में क्या होगा? दाल, चावल, नमक, हल्दी, वो खाया पेट में। अब वो क्या करेगा? पाचक एंजाइम क्या करेगा? दाल, चावल, हल्दी, नमक सबको अंदर में एकदम टुकड़ा टुकड़ा बांटेगा, काट देगा। वो कौन करता है? पाचक एंजाइम ही करता है। एकदम उसको घुलनशील एकदम घुला देता है। बात समझ में आया? घुला देता है। और शरीर में उसका अवशोषण, अवशोषण मतलब तब शरीर सोखे है, एक प्रकार से इतना समझो। अवशोषण का मतलब क्या होता है? सोखना। तब शरीर उसको सोखता है तो शरीर में लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और देखो क्या कर रहा है? उस अवशोषण होता है, यही पाचक एंजाइम का काम है। तो पाचक एंजाइम का क्या काम है? आराम से नहीं लिख देगा क्या? जब हम कोई भी चीज भोजन करते हैं, दाल, चावल, पापड़, तनौड़ी कुछ भी करते हैं, या खिचड़ी करते हैं, या चाय पीते हैं, कुछ भी, तो वह भोजन के अवयवों को खंडित करता है, टुकड़ा टुकड़ा करता है, उसको घुलनशील बना देता है ताकि उसमें वो घुल सके। कभी कभी क्या होता है? पाचक एंजाइम अगर काम नहीं किया तुम्हारा, हड्डी गुड्डी सब कुछ पेट में ठूस ठास दिया, गुरकुआ सब गुरका दिया, तो वो काम नहीं कर पाया, तो अब अंदर में निकलने के लिए बेचैनी छा गया है। देखो क्या होता है? या तो क्रिया करो, नहीं तो हमरा निकाल। तो बात समझ में आया ना? अगर कोई भी चीज हम जो खाते हैं तो उसको जगह दो, उस मशीन में क्या करो? उसको सिस्टम से उसको घुलाओ। नहीं घुला पावे तो निकाल, जल्दी निकाल हमरा, नहीं तो फिर कुदकबो फुदकबो। इसलिए क्या होता है? दर्द। बस समझ में आया है? हाँ, आगे क्या है भाई? धमनी और सीरा में अंतर बतावे। क्या? धमनी और सीरा में, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाही होता है। धमनी से क्या होता है? ए बुआ, बढ़िया से समझ लो। अब कोई इस बार धमनी सीरा में क्या अंतर बतावे? हर साल कहीं इन्हें पूछ दे धमनी और सीरा क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? धमनी से आप क्या समझते हैं? सीरा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन एकदम पॉपुलर है, विख्यात है। धमनी सीरा ये सब अंतर बहुत बार पूछा जाता था। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तब पूछेगा शुद्ध रक्त कहां प्रवाहित होता है? धमनी में। जैसे ई होता है, अब इसको हम काटे तब ब्लड बहेगा, तो जब तक ऊपर वाला पट कटेगा तब तक नहीं कुछ होगा। अंदर वाला जो काट दिया ना, अंदर चिरा, तो समझो पार। ठीक है, तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो पहला पॉइंट यह बन गया धमनी का। दूसरा, धमनी की दीवार मोटी होती है। धम धम धम, मोटा, धम मोटी। धमनी की दीवारें कैसी होती है? मोटी होती है और लचीली होती है। और क्या होती है? यह रक्त को हृदय से, करेजा से, हृदय से क्या करता है? शरीर के हर भाग में क्या करता है? फैलाता है। शरीर के हर भाग में क्या करता है भाई? फैलाता है। धमनी का काम क्या है? धमनी का काम क्या है भाई? या रक्त को हृदय से, हृदय मतलब जैसे बताए थे ना, हृदय, हृदय में क्या होता है? खून जमा रहता है, और जो
पंप करता है तो पंप के द्वारा क्या होता है, सारे शरीर में फैलता है। और जब सारे शरीर में पंप क्या होता है, फैलता है पंप के द्वारा खून, क्या करता है, धमनी का काम क्या है, यह रक्त को हृदय से और सभी भागों में ले जाता है। तो 3 गो पॉइंट धमनी के बारे में याद हो गया। धमनी का काम क्या है, पहला भाई शुद्ध रक्त, इस केवल और केवल शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती है, धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती है, ठीक है। यह रक्त को हृदय से शरीर के अलग अलग भागों में ले जाता है। अगला देखो, एगो जो पॉइंट होगा बहुत, इसमें कपाट नहीं होता है। किसमें, धमनी में कपाट, मतलब कपाटहीन होता है। तो कपाटहीन का मतलब हुआ कि कपाट नहीं होता है। 4 गो पॉइंट, कौन कौन पॉइंट भाई, यह धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाह, धमनी की दीवार मोटी और लचीली, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाह, धमनी की दीवार मोटी और लचीली, और यह धमनी क्या करता है, हृदय से रक्त को सभी भागों में बांटता है। इसमें कपाट नहीं होता है, लिख सकते हैं, या यह कपाटहीन होता है। अगला पॉइंट क्या है, तो देखो अब एक बात, धमनी में एगो होता है फुफ्फुस धमनी, क्या, तो जितना धमनी होता है ना, उस शुद्ध रक्त प्रवाह करता है, ऊपर देखे थे। लेकिन एगो फुफ्फुस धमनी जैसे ना होता है, एगो दुगो बानर, तो सब धमनी तो शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो होता है वह अशुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में, मतलब नहीं समझ में आया, देखो अब जैसे देखो अभी समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये क्या है, हृदय है। अब हृदय है तो धमनी सब क्या करता है, हृदय से पूरे शरीर में क्या करता है, फैलाता है। क्या करता है, बात समझ में आया, फेफड़ा तेफड़ा जते है सब में फैला देता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त सबके ना जमा करे, ले ले, बात समझ में आया, कत्तो हृदय में अशुद्ध रक्त को क्या करता है, बुलाता है और हृदय में डालता है। कौन, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, कौन धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाता है, फुफ्फुस धमनी। धमनी का काम ही नहीं है, धमनी का काम है शुद्ध रक्त को प्रवाह करना, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त प्रवाह। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसका देखते हैं, किसका, सीरा। सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, धमनी में शुद्ध, सीरा में, सीरा की दीवार पतली और पतली होती है। क्या होती है, मोटी होती है और लचीली धमनी की, और इसकी क्या होती है, यह रक्त को विभिन्न अंगों, खून, वह क्या कर रहा था, हृदय से खून को सब भाग में बांटे छले, कौन, धमनी। इस सब जगह से जमा क देखो, यह रक्त को अलग अलग अंग से लाला करके क्या करेगा, हृदय में, लिखा होगा से हृदय में ले जाता है। समझ में आया, क्या करता है, हृदय में ले जाता है। इसमें कपाट होता है, उसमें कपाट नहीं होता था, वह कपाटहीन था, और इसमें क्या होता है, कपाट होता है। फुफ्फुस से, अब देखियो, अब एक और उल्टा, धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को प्रवाह करता है, ले जाता है, पहुंचाता है। आप फुफ्फुस धमनी की करे छले उल्टा काम, वो लोक अबै छले, हृदय में धरे छले। आई में की करते, सीरा का काम क्या है कि अलग अलग जगह से ला करके सभी अंगों से हृदय में क्या करेगा, हृदय में जमा करेगा अशुद्ध रक्त को। लेकिन एक उल्टा काम, फुफ्फुस सीरा में शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त का संचार करता है, फैलाता है। संचार फंचार नहीं हो, याद रहेगा तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजनित नहीं रहेगा छोड़ दो, सीधा लिख देना, शुद्ध रक्त को प्रवाह करता है। समझ में आया, जो रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाता है। तो हो जाएगा धमनी सीरा में अंतर। आगे क्या है भाई, पादप में
क्या है भाई, जल एवं खनिज लवण का वहन कैसे होता है। पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप कहे तो पेड़ पौधा। पादप में क्या होता है, पादप में जल एवं खनिज लवण का परिवहन नहीं, वहन कैसे, तो परिवहन हम कह सकते हैं वहन को। पादप पेड़ पौधा में जल एवं खनिज लवण का जो वहन होता है परिवहन, परिवहन यानी वहन मतलब ले जाना, जाइलम वाहिनियों के द्वारा होता है। मतलब समझ में आया कि जो परिवहन होता है किसका, पादप में जल एवं खनिज लवण, तो जल और खनिज लवण लाता है ना भाई पत्ता पर, तभी ना भोजन बनता है। तो वो काम कौन करता है, जाइलम। ये सब तो पीछे भी पढ़े है भाई, ठीक है। तो ये सब देखो, जो पत्ता को में जो खाना बनता है, अरे बताना पड़ेगा अच्छा से, 9th की बातें हैं, पढ़ाए हैं 9th में ये सब अच्छा से हम। पेड़ है ना, अब यहां क्या है भाई, मान लो पत्ती है ये, अब देखो ये जड़ है, जड़ से खनिज लवण ले जाएगा ना पत्ती में, पत्ती में क्या ले जाएगा, जल और खनिज लवण, तब ना खाना बनेगा। तो ये काम किसका, तो जाइलम का। ये काम किसका, तो जाइलम का, ठीक है। तो जाइलम वाहिनिकाएं द्वारा होता है। परासरण के नियमों के अनुसार मृदा के कणों के बीच अवस्थित खनिजों का जलीय घोल जड़ों के मूल रोमों में प्रवेश करता है और इस प्रकार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, बढ़ता हुआ जाइलम में पहुंच जाता है। अतः वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव, परासरण दाब एवं कोशिका दाब के प्रभाव में जलीय घोल पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है, ठीक है। आगे चले, जाइलम और फ्लोएम उत्तक में अंतर बतावे। जाइलम और फ्लोएम उत्तक, तो जाइलम का काम क्या होता है, देखो जाइलम और फ्लोएम में अंतर कर रहा है ना, तो कुछ इस प्रकार है। देखो जाइलम है यहां, जाइलम का काम क्या है, तो जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह पदार्थ को नीचे से ऊपर ले जाता है, तो नीचे नहीं हुआ, जड़ से ले जाता है ऊपर। इसमें मृत कोशिका होती है, किसमें, जाइलम में मृत कोशिका होती है जाइलम में। अब देखो यह भोजन को पदार्थ का परिवहन, देखो वो क्या हुआ, खाना बनाने के लिए सामान सब लाया कौन, जाइलम। अब फ्लोएम क्या करेगा, भोजन जो तैयार हो जाएगा तो शरीर पूरा पेड़ पौधा के हर भाग में ले जाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। समझ में आ रहा है बात। तो ये तो क्या करता है, ये क्या करता है, नीचे से ऊपर, लेकिन फ्लोएम क्या करेगा, ऊपर से नीचे नहीं खाली, बल्कि नीचे ऊपर आगे पीछे जिधर जिधर होगा तिधर का हर जगह यह भोजन को सभी दिशा में, सीधा कहे तो सभी दिशा में ले जाता है। अगला पॉइंट क्या है भाई, इसमें जीवित कोशिका, उसमें मरल कोशिका होता है, इसमें जीवित कोशिका। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। तो देखो जब हम श्वास अंदर लेते हैं, क्या तब हमारी पसलियां हड्डी पसली तोड़ देवो, ध्यान से सुन, तो अभिकल्पित किया है जब हम, देखो क्या कर रहा है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तथा हमारी पसलियां ऊपर उठती है, पसलियां तो वे बाहर की ओर झुक जाती है, बाहर की ओर
झुक जाती है। और उसी समय डायफ्राम होता है। डायफ्राम, डायफ्राम की पेशियां संकुचित और उदर पेशियां शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। संकुचन किसको बोलेंगे? सिकुड़ना को। और शिथिलन किसको? फैलना को। समझ में आ रहा बात? हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता चला। अब एक बात बताओ, तुम कोई भी चीज फूकना देखा होगा, फूकना देखा होगा। अब फूकना को जैसे मान लो पहली बार अगर तुम सीधा, यही बातें हैं, कोई भी चीज हो। देखो अब जैसे मान लो कि ना हो या फूकना हो या ना पहले शुरू में। अब आई फूकना के फूले लिए तो मैं लिए बोल ले, हाँ? फिर एक जे फूले लिए तो और बड़का बन ले। आ तब जे एकरा फचके बेटा नहीं रह, तब देखबे बड़ा भ जाता, कनी बड़ा होता। फिर ओकरा फुला का फिर पचका लिया तो कनी और बड़ा, फिर फुला का फिर पचका लिया तो कनी नमरते कि नहीं नमरते। तो कोई भी चीज को जब हम बार बार ऐसा करेंगे, शिथिलन सिकुड़न, शिथिलन सिकुड़न, तो वो क्या होगा? फैलेगा। तो वही तो हमको कहा है, वही तो हमको कहा है। तो क्या होता है? और तो क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। तो वही, और साथ ही फुफ्फुस का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, क्योंकि शिथिलन और सिकुड़न होता है, जिसके कारण श्वसन पथ से हवा अंदर आकर के फेफड़े में भर जाता है। फेफड़े में क्या होता है? भर जाता है। बात समझ में आया? अब जैसे पहले के जमाना में हो चले, अभी अभी भी होता है, केकरो मान लिया कनिका तब फाट गए, अब ओरी धक दोसर और फाड़ दिलक। होता है कि नहीं होता है ना? चलो आगे क्या करा भाई, क्वेश्चन आगे। पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो किसी भी पादप में, क्या किसी भी पादप, पादप कहे तो पेड़ पौधा, पादप कहे तो पेड़ पौधा, किसी भी पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोएम उत्तक की कोशिकाएं पादपों के संपर्क में यानी संपूर्ण भागों में फैली होती है। संपूर्ण भाग में क्या होती है? फैली होती है। और यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के समस्त पूरा भाग तक पहुंचाता है। और यह अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ भी परिवहन करता है। कौन? फ्लोएम। तो कहीं ना कहीं फ्लोएम का बात जो आएगा ना पादपों में स्थानांतरण, जाइलम फ्लोएम से रिलेटिव बात होगा, ठीक है, करता है। अमीनो अम्ल तथा अन्य पादप का भी परिवहन करता है। कौन? फ्लोएम। और भोजन तथा अन्य पदार्थ का स्थानांतरण भी करता है। संलग्न साथ ही कोशिका की सहायता से चलनी नालिका में, चलनी नालिका जो होता है फ्लोएम का भी भाग होता है। और ऊपरी मुखी तथा अंतर्मुखी संलग्न साथ ही कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी और अंतर्मुखी के द्वारा होता है। छूट गया है, ठीक है, द्वारा होता है। आगे क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार अलग? तो WBC RBC से क्या होगा? अलग होता है। WBC RBC से क्या होता है जी? अलग होता है। WBC RBC से क्या होता है?
डब्ल्यूबीसी का कहे तो श्वेत रक्त कणिकाएं, और आरबीसी का नाम कहे तो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त जो है ना, कह रहा है लाल से किस प्रकार अलग होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से इस प्रकार अलग होता है। किस प्रकार भाई? तो लाल रक्त और श्वेत रक्त में अंतर बता दो। तो देखो, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है किससे? श्वेत बला से। उजला बला से, श्वेत बला से क्या होता है? लाल बला क्या होता है? ज्यादा होता है। यह अस्थि मज्जा में बनता है। कौन? लाल रक्त कोशिका क्या होता है भाई? अस्थि मज्जा में बनता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन? लाल रक्त कोशिका। इसकी सतह पर लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए खून लाल होता है। तो कह सकते हैं हम लाल रक्त कोशिका कणिकाएं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन श्वेत में देखो यह कम होता है। श्वेत रक्त कोशिका क्या होता है? संख्या इसकी कम होती है। इसकी संख्या क्या होती है? किससे? लाल रक्त कोशिका से। यह हमें बीमारियों और संक्रमण से बचाता है भाई। श्वेत रक्त कोशिका का भी अहम भूमिका है। हमें रोगियों से, बीमारियों से, क्या संक्रमण होने से बचाता है। यह आक्रमणकारियों से लड़ता है। अगर कोई आता है ना तुम्हारे पेट में लड़ने के लिए, तो डब्ल्यूबीसी उठता है फुरफुरा के, पहले हमसे युद्ध करो, युद्ध। बात समझ में आया है? ठीक है, अब अंदर में खूब फाइटिंग चल रहा है दोनों से। बात समझ में आ रहा है? हाँ। यह आक्रमणकारियों से क्या करता है? लड़ता है। यह थक्का जमाने में सहायता करता है। मेन बात, रक्त को थक्का। अगर श्वेत रक्त कणिका नहीं ना होगा बाबू, जैसे किसी भी व्यक्ति को कहीं कट गया, या कोई जैसे किसी महिला को प्रेगनेंसी के समय में ज्यादा से ज्यादा ब्लड बहने लगता है, तो इसका मतलब उसके अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी है। रक्त का थक्का नहीं बना पा रहा है। बात समझ में आया? डब्ल्यूबीसी की क्या है? तो कमी है, जो रक्त का स्राव यानी बहाव ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अब किसी को यहां काट देगा तो खून ज्यादा बहता रहेगा, किसी को तुरंत फिर बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर डब्ल्यूबीसी का कमी है। चले, तो दोनों में अंतर है ना भाई। आगे चले, उत्सर्जी की परिभाषा लिखे। उत्सर्जी अभी बताए थे, उत्सर्जन की परिभाषा। तो सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के बाद उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मतलब क्या? जब सजीव या सजीव क्या, कोई भी जीव जंतु सब जब अंदर में ले जाता है, खाता पीता है, तो फिर क्या होगा? कुछ खराब चीज बनता है, सिट्ठी पिट्ठी सब। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसको बोलते हैं? तो अपशिष्टो पदार्थ, अपशिष्ट शरीर से बाहर जब हम अपशिष्ट पदार्थ कहे तो कूड़ा कचरा को बाहर निकालते हैं, तो उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आया? उत्सर्जन। ठीक है। मनुष्य का सबसे प्रमुख अंग उत्सर्जन होता है। अगर मान लो निकलने का द्वार नहीं दिया रहता तो अंदर में बमकता रहता। हाँ, आगे, नेफ्रॉन का डायलिसिस थैला क्यों कहा जाता है? नेफ्रॉन को डायलिसिस मशीन बोले थे, समझाए थे। नेफ्रॉन को डायलिसिस थैला क्यों कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को डायलिसिस थैला इसलिए कहा जाता है कि नेफ्रॉन की प्याले नुमा संरचना बाउमेन संपुट, क्या बाउमेन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ की दीवारों से रक्त को छानता है। तभी देखे थे डायलिसिस मशीनें क्या है भाई? रक्त को शुद्धिकरण ना, शुद्धिकरण करना मतलब छानना। पीछे तो हम अभी तक थे, तो वही तो कह रहा है, छानता है यानी छानता है।
तो रक्त में उपस्थित प्रोटीन के बड़े बड़े अणु होने के कारण वह छन नहीं पाता है, लेकिन ग्लूकोज और लवण के छोटे छोटे अणु के कारण छन जाता है। इस प्रकार नेफ्रॉन डायलिसिस थैला के समान काम करता है। अब समझ में आया? हमारे शरीर में जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है? तो वही बात हुआ कि किडनी को डायलिसिस क्यों कहा, डायलिसिस को किडनी क्यों कहा, तो बात तो वही से सटल है। ठीक है, आगे हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है? हार्मोन थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचयी का क्या करता है जी? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। तथा देखिए, नियंत्रण करता है। यह शरीर की वृद्धि, विशेषकर हड्डी को, बालों को विकास करता है। कौन? अब देखो, हार्मोन जो है ना, ये हार्मोन के कारण ही, अब देखो हार्मोन थायरोक्सिन का क्या काम है भाई? हार्मोन थायरोक्सिन का क्या काम है? तो हार्मोन थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचयी का नियंत्रण। अब जैसे देखो, हम जो कुछ भी, जैसे अब देखना, अब तो नहीं था लेकिन पहले था। पहले के जमाना में जिसके बहुत लोगों का शरीर का विकास नहीं होने का कारण था खाना भी। पहले माना जाता था एकरा घर में खाना नहीं बने है, छोरा बड पतर सुटके नहीं उबरबो नहीं करे छले। तो हमारे शरीर को जो है ना, आवश्यकता होती है। शरीर को किस चीज की आवश्यकता होती है? वसा मिलना चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए, विटामिन भी मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए। ये सब चीज जरूरी है हमारे शरीर के लिए। और सब चीज में कोई भी चीज अगर कमी हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। तो हार्मोन थायरोक्सिन का क्या काम है कि वह वसा, तो वसा चाहिए हमको, प्रोटीन तो प्रोटीन, विटामिन तो विटामिन के सामान्य उपापचयी नियंत्रण करता है। वो क्या करता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, है ना, क्या करता है? उपापचयी का नियंत्रण करता है। कौन? हार्मोन कंट्रोल करता है सारा चीज को। यह शरीर के वृद्धि, कौन? हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए, यानी शरीर के वृद्धि, शरीर को क्या करता है? वृद्धि करता है और विकास करता है। कौन? हार्मोन। और शरीर में जो कुछ भी बनता है ना, तो वह किसके कारण? हार्मोन के कारण। जैसे कोई आदमी भूटा हो रह जाता है, भुटवा क्या नाम नीचे आगा, कोई आदमी लम्बघोरा हो जाता है, किसी आदमी को मोछ दाढ़ी सब हो पाता है, किसी किसी को नहीं हो पाता है मोछ दाढ़ी, होता है ऐसा। किसी किसी लड़की को भी मोछ दाढ़ी हो जाता है। तो ये सब कमी जो होता है किसके कारण? हार्मोन के कारण। किसके कारण? अब जैसे देखो, अगर कोई आदमी भुटवा रह गया तो इसका मतलब उसके अंदर हार्मोन की कमी, मतलब सब्जी में नून कमे धरे लो तो फिक्का रह गलो। कभी कभी सब देखना कि लम्बघोरा ज्यादा लंबा हो जाता है तो गलती से ओकरा में नमक उझला गेलो ज्यादा। बात समझ में आ रहा कहीं ना कहीं? अगर किसी व्यक्ति के अंदर बाल तो होना ही चाहिए, जहां जहां भी बाल है सब भगवान जो बनाया, प्राकृतिक जो बनाया वो जरूरत के लिए, हर जगह जो बाल है वो जरूरत के अकॉर्डिंग है, वहां होना चाहिए, इसलिए दिया गया है। अगर कहीं भी बाल है, अगर मान लो किसी को जैसे कि मोछ दाढ़ी नहीं हो पाता है तो इसका मतलब उसके अंदर हार्मोन की क्या है? कमी है। उसके अंदर हार्मोन की क्या है? कमी है। अब मान लो जरा कहते कहते कि वो तो जगह एगो अत्ता मोछ, एगो अत्ता दाढ़ी, एगो अत्ता दाढ़ी, एगो अत्ता मोछ, एगो दुगो नहीं रो तो इसका नहीं, देखो हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं,
लेकिन एक बात बता रहे हैं कि केकरो केकरो में कमी रहे हैं, होता है ना जी, कमी रहता है, या तो इसका मतलब उसके अंदर समझो हार्मोन की कमी है। आ केकरो मीडियम में है, जो दाढ़ी भाई होना चाहिए मर्द को तो पूरा होना चाहिए, तो है तो ठीक है। अब किसी किसी को देखना शरीर में पूरा आहू समय बाल, एकदम पूरा शरीर में बाल केस सब हो जाता है, इसका मतलब क्या है, उजला गेले। इसका मतलब क्या हो गया? तो समझ में आ रहा बात सब, ठीक है। तो ये सब किसके कारण? हड्डी जो ज्वाइल ज्वाइल बनाता है सब क्या, हार्मोन। देखो ना कहा है, शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डियों और बाल सब जो बड़ा बड़ा बनाता है वो किसके कारण? हार्मोन के कारण। समझ में आ रहा है? आ? तो केकरो लम्हा देखबे तो इन्हें कहबे तोरा में उझला गेल हो, नहीं तो केकरो देखबे मान लिया कम केस वाला तो इन्हें तू फिक्का छे तू, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा बात सब? हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बता दिए हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? भूख लगल, केना भूख लगल? भूख केना लगल? आराम से बैसल छी आ देखे छी टुकुर टुकुर तही में। आ हम तो सुबह से तो बजली है भाई। आराम से चलते 13 बजे तक, बुझले ना, आराम से चलते। प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है भाई? प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका? तो जहां प्रत्यावर्ती चाप बनता है वहां शरीर के प्रत्येक भाग से आने वाली तंत्रिकाएं आकार मेरुरज्जु में मिलती है और जहां उसका विश्लेषण होता है और वहां संवेदन के प्रति अनुक्रिया की सूचना, संवेदन के प्रति अनुक्रिया की सूचना बाद में मस्तिष्क को दे दी जाती है। और प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका यही होती है। तो मस्तिष्क की भूमिका प्रत्यावर्ती चाप जो ई होता है ना, अब जैसे देखो प्रत्यावर्ती किसको बोलते हैं? जैसे मान लो हम यहां पढ़ा रहे हैं, यहां पर कुछ मच्छर बैठ गया, काट लिया, तो हम इसको तो देखे नहीं, तो ये प्रत्यावर्ती के द्वारा क्या हुआ, हमारे मस्तिष्क को बताएगा अरे कुछ कोटे हो, तुरंत हमारा माइंड है रिजल्ट निकालते, देखी ना कुछ हो तो ना कर देखबे, जब देखबे ना अरे होता है ना, तो डायरेक्ट हमारा जो ये किसके कारण याज की भेले तो ठीक है। तो मस्तिष्क हमारा प्रतिवर्ती क्रिया के अनुकूल काम करता है। बात समझ में आया? आयोडीन युक्त नमक उपयोगी की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग, आयोडीन युक्त नमक ही खई है, सलाह कैला दिलियो तोरा बता। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग ही की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचयी के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन, जो देखे थे अभी, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए आयोडीन अब्दु ग्रंथियों के लिए आवश्यक होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है।
क्या हो जाता है? घेघा रोग जो आता तो पुआ जकाना का उग जाल। अहाँ के एगो नानी रहे, हाँ आप पूछे मम्मी से, मम्मी के जो नानी छल हो, मम्मी के नहीं तो मम्मी के नानी घेघा हम देखने रही, बुढ़िया एना एना अबै छले आ घेघा रहै छले। पहले सब के नानी दादी के भैये गल होत, निश्चित है। तब पुराने आदमी के हो छले ना, आप थोड़ी हो केकरो, नहीं तो पहले सब के परिवार में हुआ होगा, निश्चित पूछ लेना। अब विश्वास नहीं हो रहा तो तुम अपने दादाजी से पूछना कि अपना खानदान अंदान तंदान में केकरा भैल रहे हो, बता बता ई घेघा रोग। तो अपने बते तो हमर एगो हमर दाई छले ने, तेकरा भोगल छले। आ ईमानदारी से पूछ करके आना सभी बच्चा, आहू फोन करके पूछ ले, ठीक है? हाँ तो ये कौन होता ही था भाई, पहले हो जाता था, बराबर हो जाता था सबको। क्योंकि पहले नमक जो बनता था ना समुद्र से बना, ढेला वाला नमक तो तुम लोग देखा ही होगा। तुम्हारे पास अभी भी है ढेला वाला नमक? वो बेचे छे अभी हो तो सुप्रिया के ना कहे है, तो सुप्रिया तो कहे वह खरीद कर लोबे छे ना, तो ढेला वाला अभी है। वो सुप्रिया जे लाल रहे से वाला हमरा होबे करता है, अहीं सबके पढ़वे ला देखवे ला छिए रखने, वो रखल होते ढेला वाला नमक। हमरा विश्वास नहीं हुए जेकरा पास है आ वो सही में लोग चले ले रहे नमक। वो अभी भी मिलता है जे, कहाँ मिलता है? राम प्रताप कारक में। हाँ मधुबनी जेबे तो लेबे तो हाँ तो आब के केला नहीं रहते मिलल है, आब नहीं मिलते तो पहले नहीं रह छले। पहले क्या होता था, समुद्री से पानी से नमक बनाया आ नमक बना बना का वो कोनो प्रक्रिया तरक्रिया ना, अब बोरा में भर भर देलक, एकदम दल्ला तल्ला फोड़ देलक। अब जैसे मान लो इतना बड़ा बड़ा दल्ला वाला है ना, नमक को बनाया समुद्री पानी से बनाया, आ समुद्री पानी से इतना बड़ा बनाया गया, अब इसको थोड़ा थोड़ा फोड़ देगा, इसे छोटा छोटा फोड़ देगा, अब बोरा में पैक कर दिया ओनाहिते, बस भेज देलक, हर जगह फैलल। अब उसमें आयोडीन मिलाल नहीं जाए छले, I2 मिलाल जाए है, ठीक है? मिला करके उसको बनाया जाता है, ठीक है? तो ये मिला करके चाहे के I2 मिला करके उसको बना दिया जाता है, आ तब जो है घेघा रोग, मतलब कहने का पहले जो नमक बनता ऐसा बनता था, और उसके कम ऐसा नहीं है कि मतलब नमक बनाया ही जाता है आयोडीन डाल के, नहीं, उसमें कोई नहीं है। बिना आयोडीनो के नमक बन सके हम सब खा सके छे, लेकिन यहां साइंस बताया है कि इंसान को जो पहले होता था घेघा क्यों हो रहा है, तो पता चला आयोडीन के कारण। तो बहुत सारे डॉक्टर बताए, वैज्ञानिक बताए, सोचा कि भाई कम से कम आयोडीन शरीर में इतना रहना ही चाहिए। तो सोचा कि अगर अलग जे देवे सब आदमी के ख्याल लेल कि आयोडीन खो तो खेते कोई गोटी जका, तो क्या दिमाग लगाया, सोचो क्या किया जाए कि ओ नून तो सब दिन सब खाई हो, नून में धो दे, ताकि नून खाते रहते तो अपना देश में अब घेघा रोग वाला आदमी सब जन्म नहीं लेते। तो इसलिए बनाया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि आयोडीन देगा तभी नमक तैयार होगा, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। बशर्ते घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन उसमें मिला दिया जाता है, ताकि ओना तक खेते नहीं आदमी, इसलिए उसमें डाल दो। बात समझ में आया? इसलिए आयोडीन युक्त नमक
बना दिया जाता है। पहले तो ऐसे पार्सल किया, ऐसे किया, तोड़ तार करके आप बोरा में फेंक दिया, बस हो गया। अब देखना किसी के दुकानदार वगैरह सबके पास रहता था, नमक रहता था बहरे में। ये सब क्रिया देखने चाहिए, प्रक्रिया। अभी तक दुकान वाला से बाहर रखे है। हो सकता है, हाँ। तो वो शुरू से अब पहले बस वही जो जैसे धान के बोरा है ना, गेहूं के बोरा, ओकरा एना के फाड़लक, प्लास्टिक वाला रहे छले, आ बस ओकरा जहाँ भर दिन जहाँ सुबह में एना एना मोड़ देलक, आ ओहिमे से निकाल के आ चोकर आटा कुछ कुछ लक जे ओहि के बराबर में दे छले। वो चोकर जो होता है दाल वाला, ओहि के बराबर में दे छले वो नमक। 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये नमक मिली छले, 2 रुपये 3 रुपये हम लोग देखे हैं, ठीक है। अभी क्या रुपये है, क्या रुपये? 28 रुपये नमक दे है। हाँ देते होते, महंगा देते होते। तो वो जो है अपना बनाया और उसको अपना बेच दिया, ठीक है। चलिए, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक क्यों कह रहा है सला पता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? या गलगंड, गलगंड भी लिखल रहेगा, घेघा रोग नहीं तो गलगंड। वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करें। तो देखो क्या वृक्क की रचना, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक इकाई होती है, गुर्दे की। इसमें एक नलिका होती है जो संग्रह वाहिनी से जुड़ी होती है। एक कपाट, क्या है? एक कप की कपाट की आकृति संरचना से दूसरी ओर की संरचना को बोमेन संपुट, वृक्क जब ये कहा तो बोमेन संपुट, बोमेन संपुट कहते हैं। यह सभी बोमेन संपुट में कोशिका के गुच्छ कप के अंदर होता है, यानी कपाट के अंदर होता है। कोशिका के गुच्छ में रुधिर एफरेंट धमनी द्वारा, धमनी द्वारा नहीं, रक्त को क्या करता है? प्रवाह करता है ना हृदय से, तो वही प्रवेश करता है। और क्या है? एफरेंट क्या है? और धमनी द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है, निकाला जाता है। नेफ्रॉन का चित्र बना लेना तुम लोग, कल नेफ्रॉन का चित्र सभी बच्चा बना करके लाएगा, ठीक है। काम क्या है भाई इसका? तो छानन का काम। बोमेन के अंदर कोशिका गुच्छ की कोशिकाएं द्वारा रुधिर छाना जाता है और वृक्काणु के नलिका द्वारा क्या है? निस्यंद गुजरता है तथा निस्यंद में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, यूरिया अम्ल, लवण इत्यादि अधिक मात्रा में पाया जाता है। एगो अवशोषण क्रिया, जैसे जैसे निस्यंद नलिका में बहता है वैसे वैसे लाभप्रद पदार्थ, रुधिर मतलब खून, कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है और शरीर को जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी को अवशोषित पीत करता है। दूसरा मूत्र अवशोषण, मतलब जो वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, वो सब क्या करता है? यही अवशोषण का काम, मूत्र इत्यादि वगैरह जो है ना, और छानन इत्यादि वगैरह का काम करता है। मूत्र में क्या? अवशोषण के बाद
जो नस्यंद बचता है उसे ही हम मूत्र कहते हैं। मूत्र किसको कहते हैं? तो जो पानी का अवशोषण करते हैं और उसके बाद जो निस्यंद बचता है उसे ही हम मूत्र कहते हैं। मूत्र में यूरिया होता है। मूत्र में पूछेगा मूत्र का अवयव क्या है? मूत्र का यूरिया, यूरिया अम्ल, लवण तथा पानी होता है। हर रोज हम लोग 2 कुछ करके जो है सो यूरिया हम लोग बाहर फेंकते हैं। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा। ठीक है, तो मूत्र में क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, लवण होता है तथा पानी होता है। जो कलेक्टिंग क्या है? डैक्टो द्वारा ब्रिकाणु से एकत्रित होता है और उसके बाद यूरेटन में ले जाता है। यूरेटन जो होता है वो ब्लैडर जिसमें मूत्र होता है। बात समझ में आया? ब्लैडर में उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए, उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधि का प्रयोग यानी किस विधियों का प्रयोग करते हैं? देखो, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने, तो उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कई उत्सर्जी उत्पादक कोशिका के धमनियों में रहते हैं और पादप कोशिका में बड़ी धानियां होती हैं। और दूसरा क्या? कुछ उत्सर्जी उत्पादक पत्तियों में रहता है और पत्तियों के गिरने पर हट जाता है। कुछ उत्सर्जी उत्पाद में भी रहता है और छाल के उतरने पर हट जाता है पेड़ पौधा। कुछ उत्सर्जी उत्पाद पूरा उत्सर्जी उत्पाद जैसे लेटेक्स बताए, और क्या बताए? क्या बताए? गोंद बताए, और क्या बताए? जेनिन बताए, और क्या? लेटेक्स इत्यादि बताए। तो कुछ उत्सर्जी उत्पाद पुराने जाइलम में रहता है और क्या कहा? कुछ उत्सर्जी उत्पाद पदार्थों का उत्सर्जन मृदा में भी होता है। कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करते हैं? तो कोई भी वस्तु अगर सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए तो सभी जीवित वस्तुओं को हम सजीव कहते हैं। सभी जितना भी जीवित वस्तु है उसको क्या बोलते हैं? हम सजीव कहते हैं। ध्यान दो इधर, उसका रूप आकार रंग की दृष्टि से समान होता है। जो क्या होता है? रंग रूप आकार की दृष्टि से समान होता है और अलग अलग भी हो सकता है। मतलब रंग रूप आकार की दृष्टि से एक भी होता है और अलग अलग भी होता है। पशु गति करते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, वंश वृद्धि करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा बोलता नहीं है, भागता नहीं है, दौड़ता नहीं है, फिरता नहीं है, सजीव है। देखो मतलब हम क्या कह रहा है, मापदंड किस तरह से? तो देखो सजीव और जैसे कि कोई वस्तु है, कोई आदमी है, अब पेड़ पौधा है, तब पेड़ पौधा जो क्या होता है? कहीं जाता है, कहीं चलता है, ऐसा नहीं करता है, दौड़ता है, भागता है नहीं, ठीक है। लेकिन इंसान करता है ऐसा। तो वही सजीव सूक्ष्म स्केल पर होने वाली उनकी गति दिखाई नहीं देती है। यदि वस्तुओं में गति हो तो सजीव माना जाता है, अगर वस्तु में गति नहीं हो तो निर्जीव माना जाता है। तो इस आधार पर किसी भी पेड़ पौधा को हम जनरली में निर्जीव कर देते हैं। बात समझ में आया? सजीव वस्तु की विशेषता क्या है भाई?
सजीव वस्तु की विशेषता क्या है कि सजीव क्या होता है? तो सजीव में कोशिका और उत्तक होता है, कहां होता है? सजीव की संरचना सुगठित होती है, तो हाँ होती है। सजीव की संरचना समय के पर्यावरण के प्रभाव से विघटित होती है, तो हाँ होती है। अब एक बात समझना तुम, सब मसवा गेला।